कहानी की शुरुआत अलास्का राज्य के शहर नोम से होती है और ये सन 1913 का समय होता है। ये जगह दुनिया के सबसे ठंडे और दुर्गम इलाकों में गिनी जाती है। जब यहाँ सर्दियाँ आती हैं तो चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ जाती है और तापमान -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इस शहर में लियोनहार्ड सेपाला नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता है, जो कि पेशे से एक डॉग ट्रेनर है और अलास्का में उसे स्लेड डॉग रेसिंग का चैंपियन माना जाता है। फिर एक रात उसके यहाँ एक छोटे पपी का जन्म होता है जो दूसरे पपीज के मुकाबले बेहद कमजोर और छोटे साइज का था। इसीलिए सेपाला उसे अपने पास नहीं रखना चाहता क्योंकि अलास्का की ठंड में वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन उसकी पत्नी इस पपी को एक मौका देना चाहती थी और इस डॉग का नाम टोगो रखती है। अब जब धीरे धीरे टोगो बड़ा होता है तो वह काफी फास्ट था। इसीलिए सेपाला की पत्नी चाहती थी कि वह टोगो को स्लेड राइडिंग के लिए ट्रेन करे, पर वह बेहद शरारती और इनडिसिप्लिन्ड डॉग था। वह सेपाला की कोई भी बात नहीं मानता था। इसीलिए सेपाला उसे ट्रेन करने की बजाय अपने किसी जानकार को देने का फैसला करता है और उसके इस फैसले से मिसेस सेपाला निराश हो जाती हैं। लेकिन अगले ही दिन वह आदमी टोगो को वापस लौटा जाता है, जो कहता है कि मैं इस डॉग की शरारतों से तंग आ गया हूँ, इसीलिए अपने पास नहीं रख सकता। हालांकि उसे वापस देखकर सेपाला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसकी पत्नी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सेपाला जब बाकी डॉग्स को ट्रेन करने के लिए ले जाने लगता है तो वह टोगो को एक अलग कैनल में बंद कर देता है और केज के चारों तरफ पत्थर और मिट्टी भर देता है ताकि किसी भी तरह वह बाहर न निकल पाए। लेकिन उसके जाते ही टोगो जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और कुछ ही देर बाद वह कैनल से बाहर आ जाता है। ये कोई पहली बार नहीं था, टोगो इसी तरह पहले भी कई बार गड्ढा खोदकर बाहर निकल चुका है। फिर वह दौड़ते हुए सेपाला के पीछे जाता है और आगे से उनका रास्ता काटकर बाकी डॉग्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण सेपाला उन डॉग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वे उसे ले जाकर ठंडे पानी की झील में गिरा देते हैं। अब सेपाला को ये बात समझ आ चुकी थी कि टोगो को कैनल में बंद करके नहीं रखा जा सकता। इसीलिए अगले दिन जाने से पहले वह टोगो को एक अलग रूम में बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। अब टोगो बाहर आने के लिए छटपटा रहा था कि तभी वह अपना खुरापाती दिमाग लगाकर ऊपर चढ़ता है और चीजों को तोड़ते हुए चिमनी के रास्ते से बाहर निकल आता है। जब सेपाला की पत्नी बाहर आकर देखती है तो हैरान रह जाती है। हालांकि वह जानती थी कि टोगो में कुछ तो खास है। फिर टोगो दौड़ते हुए उसी जगह पहुंच जाता है जहां सेपाला बाकी डॉग्स को ट्रेन कर रहा था। जब वह स्लेज के चारों तरफ घूमने लगता है तो बाकी डॉग्स फिर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेपाला टोगो से इतना तंग आ चुका था कि वह उसे फिर से किसी महिला को देने का फैसला करता है। ये दोनों उस महिला को बताते हैं कि टोगो भागने में एक्सपर्ट है, इसीलिए उसे खास ध्यान देना होगा। अब अगले दिन सेपाला बाकी डॉग्स को ले जाने के लिए रेडी करता है, लेकिन उसकी पत्नी टोगो के जाने से निराश थी। वह चाहती थी कि टोगो स्लेड खींचने वाला डॉग टीम का हिस्सा बने। वहीं टोगो को दिखाया जाता है जो पूरे घर में दौड़ दौड़ कर उस महिला की नाक में दम कर देता है और आखिर में विंडो का कांच तोड़कर बाहर कूद जाता है। तभी डॉग के भौंकने की आवाज सुनकर सेपाला का ध्यान पहाड़ी पर जाता है और देखता है कि टोगो एक बार फिर भाग आया है। वह दौड़कर उसके पास आता है और स्लेड के दोनों तरफ कूदने लगता है। तभी सेपाला टोगो को पकड़कर देखता है कि वह जख्मी है, इसीलिए उसे स्लेड पर बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन टोगो बार बार स्लेड डॉग्स के आगे आकर बैठ जाता। ये देखकर सेपाला को हैरानी होती है और वह उसे स्लेड के सबसे पीछे वाले डॉग के साथ बांध देता है, जिसके बाद टोगो इतना तेज दौड़ता है कि सेपाला को उसे और तेज दौड़ने वाले डॉग के साथ बांधना पड़ता है। लेकिन टोगो की रफ्तार इन डॉग से कहीं ज्यादा होती है और सेपाला को उसे स्लेज में सबसे आगे बांधना पड़ता है। फिर जब वह घर लौटता है तो सेपाला की पत्नी टोगो को वापस देखकर खुश हो जाती है। सेपाला बताता है कि टोगो स्लेड डॉग नहीं बल्कि एक लीड डॉग है, इसीलिए वह बार बार मेरा पीछा करता। इसे समझने में मुझसे भूल हो गई, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। फिर 2 साल बाद अलास्का में एक कंपटीशन रखा जाता है जिसका नाम ऑल अलास्का स्वीप स्टेक्स है और इस कंपटीशन में 2 स्लेड डॉग्स की टीम हिस्सा लेती हैं, जिनमें से एक टीम सेपाला की थी जबकि दूसरी टीम को एलन नाम का व्यक्ति लीड कर रहा था, जो पिछले 8 साल से इस रेस का चैंपियन है। लेकिन इस बार टोगो उसकी टीम को हराकर सबको चौंका देता है और रेस जीतकर नॉर्वे का चैंपियन बन जाता है। इसी तरह 12 साल बीत जाते हैं और एक दिन जब सेपाला शहर वापस लौटता है तो पता चलता है कि नोम शहर में डिप्थीरिया नामक एक जानलेवा बीमारी फैल चुकी है, जिसमें 5 बच्चों की मौत हो चुकी है जबकि 20 बच्चे अभी भी बीमार हैं।
इस बीमारी का ज्यादातर शिकार बच्चे हो रहे थे, जिनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। शहर के डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक खास सीरम से ही संभव है, लेकिन समस्या ये थी कि नोम शहर में वह सीरम मौजूद नहीं था। जो सीरम बचा कुचा था वह भी सैकड़ों किलोमीटर दूर पड़ा हुआ था। ना तो यहाँ तक आने वाली कोई पक्की सड़क थी, ना रेल लाइन, और ना ही मौसम इतना साफ था कि हवाई जहाज उड़ सके। ऐसे में पूरा शहर मानो मौत के इंतजार में बैठा हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि अगर जल्द से जल्द सीरम नहीं पहुंचा तो हालत काबू से बाहर हो जाएंगे। जिसके बाद शहर का मेयर एक मीटिंग रखता है जिसमें चर्चा होती है कि किस तरह सीरम को लाया जाए। उनमें से कुछ लोग सलाह देते हैं कि ये काम केवल सेपाला कर सकता है। उसके पास स्लेड डॉग्स हैं जो इस 600 किलोमीटर के सफर को तय करके 4 दिन में दवा ला सकते हैं। लेकिन सेपाला उन्हें बताता है कि जल्द ही एक विशाल बर्फीला तूफान शहर से टकराने वाला है। उसके डॉग्स ने इस तूफान को महसूस किया है। जब वह शहर से बाहर था तो टोगो उस तूफान को देखकर वापस लौटने लगा। पिछले 12 साल में उसने पहली बार ऐसा किया। इसीलिए अगर जानवर इतना डरे हुए हैं तो ये तूफान इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए वह इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता और इतना कहकर बाहर आ जाता है। तभी शहर का डॉक्टर सेपाला से लिफ्ट मांगता है और सेपाला उसे अपनी स्लेड पर बिठाकर हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है। तभी वह विंडो से हॉस्पिटल के अंदर झांकता है और उन बच्चों को देखता है जो कि डिप्थीरिया नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। अगर उन्हें जल्द ही सीरम नहीं दी गई तो उनमें से कई मासूम बच्चे अपनी जान गंवा देंगे। ये देखकर सेपाला मायूस हो जाता है और उदास मन से अपने घर लौटता है। वह दूसरे शहर जाकर दवा लाना चाहता था, लेकिन इस खराब मौसम में उसकी पत्नी जाने से मना करती है। फिर वह किसी तरह उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह काम कितना जरूरी है। उन बीमार बच्चों और उनके पेरेंट्स को हम जानते हैं। फिर काफी देर मनाने के बाद सेपाला की पत्नी उसे जाने की परमिशन दे देती है, पर वह सलाह देती है कि इस सफर पर तुम्हें टोगो को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अब वह 12 साल का हो चुका है। लेकिन सेपाला उसे समझाता है कि टोगो के बिना वह ये सफर पूरा नहीं कर पाएगा। फिर अर्ली मॉर्निंग सेपाला जाने के लिए तैयार था, पर जाने से पहले उसकी पत्नी टोगो के पास जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सुरक्षित मेरे पास लौट आओ। जिसके बाद सेपाला सीरम लाने के लिए सफर पर निकल जाता है और जाते समय शहर के सभी लोग उसे सम्मान की नजरों से देखते हैं, जिन सभी की उम्मीदें केवल उसी पर टिकी हुई हैं। तभी सेपाला उस भयंकर बर्फीले तूफान को अपनी तरफ आता देखता है और पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करते हुए आगे बढ़ता है। फिर कई 100 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक ऊंची पहाड़ी को पार करना होता है, पर बर्फीली धुंध के कारण सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब स्लेड तेजी से ढलान से नीचे की तरफ जाने लगती है तो उनके सामने एक बहुत गहरी खाई होती है जिसे सेपाला नहीं देख पाता, पर टोगो उस खाई को देखकर रुक जाता है। लेकिन ढलान ज्यादा होने से बाकी डॉग्स कंट्रोल नहीं कर पाते और स्लेड नीचे की तरफ फिसलने लगती है, जिसके बाद सेपाला तुरंत स्लेड से कूदकर हुक को बर्फ में धंसा देता है और खाई के बिल्कुल एंड पर जाकर स्लेड रुक जाती है। फिर सेपाला टोगो को ऊपर चढ़ने की कमांड देता है, पर ढलान ज्यादा होने के कारण डॉग्स बार बार फिसल रहे थे, लेकिन टोगो किसी तरह उन्हें खींचकर ऊपर लाता है। पर तभी सेपाला देखता है कि टोगो के पैर में चोट लगी है और खून निकल रहा है, पर आज उसने इन सभी की जान बचा ली। फिर सेपाला रास्ते में पड़ने वाली एक रोड हाउस पर रुकता है और वहां मौजूद महिला टोगो का इलाज करती है। अब इस जगह रात बिताने के बाद सेपाला अगली सुबह फिर से अपना सफर जारी रखता है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस जमी हुई विशाल झील को पार कर पाना। जैसे ही डॉग्स स्लेड को जमे हुए पानी पर खींचना शुरू करते हैं तो स्लेड की रगड़ से बर्फ की ऊपरी सतह टूटना शुरू हो जाती है। जब डॉग्स डरने लगते हैं तो सेपाला उनका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि हम बैंड ऑफ चैंपियंस हैं। अगर आज हमने ये काम पूरा कर दिया तो इस काम के लिए सदियों तक हमें याद रखा जाएगा। जिसके बाद टोगो अपनी पूरी रफ्तार के साथ स्लेड को खींचते हुए आगे बढ़ता है और आखिर में इस विशाल और जानलेवा झील को पार कर लेते हैं। जिसके बाद सेपाला अगली रोड हाउस पहुंचकर आराम करने के लिए रुक जाता है। वहीं नोम शहर में एक बार फिर मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें मेयर बताता है कि गवर्नमेंट ने प्लान में कुछ बदलाव किए हैं। वे लोग जल्द से जल्द मेडिसिन को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने दूसरे मसर्स को सीरम के साथ उधर से रवाना कर दिया है ताकि बीच रास्ते में ही वह सेपाला को मिलकर सीरम दे सकें। पर सेपाला ये बात नहीं जानता, इसीलिए उनके मिलने के चांस बहुत कम हैं। तभी कॉन्स्टेंस कहती है कि मैं अपने पति को जानती हूँ, वह समय बचाने के लिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेगा।
अगर न्याना पहुंचने से पहले वे लोग रास्ते में नहीं मिले तो सेपाला को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। उधर सेपाला को दिखाया जाता है जो लगातार न्याना शहर की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था और उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। पर टोगो बाकी डॉग्स को लीड करते हुए उसी रफ्तार से चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेनरी नाम के उस मसर को दिखाया जाता है जो सीरम लेकर सेपाला की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसके डॉग्स जंगली हिरणों का पीछा करने लगते हैं और वह रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पर उसी समय वहां से सेपाला गुजरता है और जब हेनरी उसे रोकने की कोशिश करता है तो तेज हवा और नींद के कारण सेपाला को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। हेनरी उसके पीछे भागता है लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। लेकिन तभी हेनरी देखता है कि सेपाला वापस आ रहा है। दरअसल टोगो ने उसकी आवाज सुन ली थी, इसीलिए वह आगे जाकर रुक गया था। फिर सेपाला हेनरी से मिलता है और ये दोनों वापस रोड हाउस पर आकर रुक जाते हैं। फिर हेनरी उसे सीरम देता है और बताता है कि इस मिशन को पूरा करने में एक मसर ने अपनी जान गंवा दी। वह रात भर सफर करके जब पोस्ट तक पहुंचा तो ठंड से उसका चेहरा काला पड़ चुका था और वहीं उसने दम तोड़ दिया। साथ ही वह सेपाला से कहता है कि टोगो अब बूढ़ा हो चुका है, उसने काफी लंबा सफर तय किया है, इसीलिए तुम्हें उसे यहीं छोड़ देना चाहिए। पर सेपाला को अपने डॉग पर पूरा भरोसा था। वह जानता है कि ये काम टोगो के अलावा कोई और डॉग नहीं कर सकता। इसीलिए सुबह होते ही वह नोम शहर वापस लौटने लगता है और एक बार फिर उसके सामने वही विशाल झील थी कल जिसे अपनी जान पर खेलकर उन्होंने पार किया था। सेपाला के पास शहर पहुंचने का एक और रास्ता था, लेकिन उस रास्ते से जाने में एक दिन ज्यादा लगेगा और उसके पास समय नहीं है। इसीलिए वह इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है जिसमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे डॉग्स भागना शुरू करते हैं तो बर्फ टूटने लगती है और पानी सतह से टकराकर ऊपर आने लगता है। हालांकि टोगो आने वाली किसी भी मुसीबत के सामने नहीं रुकता। वह पूरी डॉग टीम को घसीटते हुए किनारे तक ले आता है, पर बर्फ के टूटने से आगे का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और किनारे तक पहुंचने के लिए इन्हें मदद चाहिए। तभी सेपाला उस बर्फ के टुकड़े में एक कील गाड़कर रस्सी से बांधता है और फिर टोगो को अपनी गोद में उठाकर किनारे पर फेंक देता है, जिसके बाद टोगो पूरी जान लगाकर खींचना शुरू करता है और उस बर्फ के टुकड़े को किनारे तक ले आता है। जिसके बाद बाकी डॉग्स स्लेड को खींचकर झील पार कराते हैं और सेपाला भी कूदकर अपनी जान बचाता है। फिर टोगो सेपाला के पास आकर उसे प्यार करता है, मानो जैसे कि वह कह रहा हो कि हमने कर दिखाया। जिसके बाद वह चलकर अगली रोड हाउस पर रुकता है और उन्हें सीरम देता है। तभी वह महिला डॉक्टर टोगो को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगती है, पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जब सेपाला पूछता है तो वह बताती है कि यह डॉग मर रहा है। ये सुनकर सेपाला को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं नोम शहर में सेपाला की पत्नी को दिखाया जाता है जो अपने पति के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि सेपाला घर जरूर लौटेगा क्योंकि वह नॉर्वे का सबसे बेस्ट मसर है। इसीलिए वह गुन्नार नाम के दूसरे मसर से बात करती है और उसे एक दूसरी स्लेड डॉग की टीम के साथ अगली रोड हाउस के लिए रवाना कर देती है ताकि वह जल्द से जल्द सीरम को शहर ला सके। वहीं सेपाला सुबह होते ही अपने स्लेड डॉग्स को रेडी करता है और जाने से पहले उस झील को देखता है जिसे उसने कल पार किया था और ये नज़ारा वाकई में डरावना था। फिर वह टोगो को आराम देने के लिए उसे स्लेड पर बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन टोगो बार बार आगे आकर खड़ा हो जाता क्योंकि वह इस सफर को खत्म करना चाहता है। जिसके बाद सेपाला को मजबूरन उसे स्लेड में लगाना पड़ता है और वे अगली रोड हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। पर जल्द ही बर्फीला तूफान इन्हें अपनी चपेट में ले लेता है, जिसके कारण सेपाला को आगे का कुछ भी नजर नहीं आता। वह टोगो के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मैं जानता हूँ कि तुम हमें अगले रोड हाउस तक पहुँचा सकते हो। अगर रात होने से पहले हम वहाँ नहीं पहुँचे तो यह ठंड हमें मार डालेगी। अब चूंकि इतना लंबा सफर तय करने के बाद सेपाला बुरी तरह थक चुका था, इसीलिए उसे स्लेड पर खड़े खड़े ही नींद आ जाती है। पर टोगो अपनी समझदारी से इन दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ता रहता है। फिर जब काफी समय बाद सेपाला की नींद खुलती है तो वह देखता है कि रात हो चुकी है, पर वे अभी तक अगले रोड हाउस नहीं पहुंचे हैं। जिसके बाद वह टोगो के पास जाता है जो इतना लंबा सफर तय करने के बाद थक चुका था। पर सेपाला कहता है कि हम यहाँ रुक नहीं सकते, अगर रुके तो ये ठंड हमारी जान ले लेगी, इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। पर टोगो उसकी बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता।
तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वे लोग टॉर्च लेकर सेपाला के नजदीक आते हैं तो पता चलता है कि ये उसके ही साथी हैं जो उसके रोड हाउस लौटने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल टोगो ने बिना रुके सेपाला को सुरक्षित अगले रोड हाउस तक पहुंचा दिया था। जब ये बात सेपाला को पता चलती है तो वह इमोशनल हो जाता है और टोगो को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले आता है, जहां उसके शरीर को आग के पास रखकर गर्म किया जाता है। इस रोड हाउस पर गुन्नार नाम का वह मसर भी मौजूद होता है जिसे सेपाला की पत्नी ने मेडिसिन लेने भेजा था। अब नोम शहर इस आउटपोस्ट से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए गुन्नार उसी रात सेपाला से वह सीरम लेकर नोम शहर की तरफ रवाना होता है ताकि जल्द से जल्द उन बच्चों का इलाज किया जा सके। फिर सुबह होते ही गुन्नार नोम शहर में दाखिल होता है और डॉक्टर्स को वह सीरम देता है जिसके लिए वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ पहले से मौजूद एक पत्रकार गुन्नार का इंटरव्यू लेता है जो न्यूयॉर्क शहर से नोम आया हुआ था। उसे लगता है कि ये वही मसर और स्लेट डॉग्स हैं जो 600 किलोमीटर का सफर तय करके दवा लेने गए थे। इसीलिए वह अखबार में ये खबर छाप देता है कि इस नामुमकिन सफर को पूरा करने वाले लीड डॉग का नाम बाल्टो है और मसर का नाम गुन्नार है। अब जब बीमार बच्चों को ये सीरम दी जाती है तो वे जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और सेपाला की ये कोशिश उन सभी बच्चों की जान बचा लेती है। वहीं सेपाला अगली सुबह टोगो के साथ शहर की तरफ बढ़ता है और शाम होते होते घर पहुंच जाता है जहां उसकी पत्नी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। फिर अगली सुबह जब लोगों को पता चलता है कि सेपाला लौट आया है तो वे सब उसके घर उपहार देने आते हैं, जिसकी वजह से आज उनके बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन कॉन्स्टेंस इस बात से दुखी होती है कि इस काम का सारा क्रेडिट किसी दूसरे आदमी ने ले लिया। फिर एक छोटी बच्ची जो पहले बीमार थी वह सेपाला को टॉय डॉग गिफ्ट करती है और पूछती है कि क्या टोगो मर रहा है। टोगो के मरने की बात सुनकर सेपाला निराश हो जाता है और उठकर घर से बाहर चला जाता है। उसे इस बात का पछतावा होता है कि टोगो की मौत की वजह वह खुद बनेगा, क्योंकि ये जानते हुए भी कि टोगो बूढ़ा हो चुका है फिर भी वह उसे सफर पर ले गया। जिसके बाद उसकी पत्नी उसे समझाती है कि टोगो के अलावा ये काम कोई और डॉग नहीं कर सकता था, इसीलिए तुमने जो भी फैसला लिया वह बिल्कुल सही था। फिर अगली सुबह जब सेपाला काम पर जाने लगता है तो टोगो उसके आगे पीछे घूमने लगता है, मानो कि वह कह रहा हो कि मैं भी साथ चलूंगा। पर टोगो के पैर में चोट लगी थी, इसीलिए वह उसे घर के अंदर बंद करके चला जाता है। पर टोगो बचपन से ही भागने में एक्सपर्ट रहा है और इस बार भी वह घर का दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाता है। हालांकि कॉन्स्टेंस उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ती है पर वह नहीं रुकता। जब सेपाला टोगो को अपनी तरफ आता देखता है तो वह रुककर टोगो को गले से लगा लेता है। ये पल सेपाला को भावनाओं से भर देता है और टोगो के लिए उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब टोगो केवल एक लीड डॉग नहीं था, बल्कि वह सेपाला के परिवार का हिस्सा बन गया था। अब सेपाला और उसकी पत्नी जहाँ भी जाते टोगो को अपने साथ ले जाते। फिर बाद में टोगो पिता बना और उसके बहुत सारे बच्चे हुए जिन्हें लेने के लिए पूरे नॉर्वे से लोग आए। इस ब्रीड को सेपाला साइबेरियन नाम दिया गया, जो कि अपनी इंटेलिजेंस, स्टेमिना और करेज के लिए जानी जाती है। फिर सन 1929 में टोगो की मृत्यु हो गई, पर सेपाला और कॉन्स्टेंस ने डॉग्स को ट्रेन करना जारी रखा। कहानी के एंड में बताया जाता है कि 1925 की सीरम रिले में 20 स्लेट टीम्स ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 19 टीम ने लगभग 21 माइल्स का सफर तय किया, जबकि टोगो की टीम 264 माइल्स का सफर तय करके पहले स्थान पर रही। इस बहादुरी के काम के लिए न्यूयॉर्क में एक स्टैचू बनाई गई, जो कि टोगो की नहीं बल्कि बाल्टो की थी। फिर सन 2011 में टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया और उसे टोगो दी मोस्ट हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम टाइटल से नवाजा गया। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी टोगो फिल्म की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।